Hello viewers and my dear students, welcome you all in our today's live session. I am Manju, optometrist from rgcsk.edu and our today's topic is cataract, their classification and their management. So before starting the live class, I would like to request you all please do like, share and subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है वो कैसे डेवलप करता है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कैटरेक्ट जो है जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का वर्ल्ड वाइड में। तो जानते हैं कि कैटरेक्ट डेवलप कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लेंस की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं कि लेंस डेवलप कैसे होता है हमारी आई में। तो जो लेंस है हमारा ए बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर अटैच टू द सीलियरी प्रोसेस बाय द जॉन्युलर फाइबर बिटवीन आइरिस एंड विट्रियस ह्यूमर। तो जो हमारा लेंस होता है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बोलते हैं, तो वो हमारा बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है और अटैच होता है हमारे सीलियरी प्रोसेस, जॉन्यूल्स होते हैं उनसे अटैच होता है और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, आइरिस एंड विट्रस ह्यूमर के बीच में होता है। नॉन वैस्कुलर होता है, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है दिस इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड नॉन वैस्कुलर। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.336, कंसिस्ट ऑफ स्टिप elongated prismatic cells known as lens fiber very tightly packed together। तो जो लेंस जो हमारा बना होता है जिसको हम बोलते हैं वो लेंस फाइबर से मिलके बना होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली अरेंजमेंट होता है इन लेंस फाइबर का, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करा पाता है। डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स एंड कैप्सूल। अगर हम बात करें लेंस की तो लेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है, पेरिफेरल में इसका कॉर्टेक्स होता है एंड आउटर सरफेस में इसका कैप्सूल होता है। द होल लेंस इज एनक्लोज्ड विद इन एन इलास्टिक कैप्सूल। तो जो मैंने अभी बताया जो हमारा लेंस होता है वो एक बैग में पैक होता है, लेंस फाइबर जो होते हैं जिसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। हेल्प टू रिफ्रैक्ट इनकमिंग लाइट एंड फोकस इट ऑन टू द रेटिना। तो हमारा लेंस कैप्सूल क्या काम करता है, जो भी लाइट रेज आती हैं उनको क्या करता है, एकोमोडेट करता है और रेटिना पे फोकस कराता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप इस पे देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस। फर्स्ट इज लेंस कैप्सूल, एंटीरियर लेंस एपिथेलियम एंड लेंस फाइबर। तो यहाँ पे आपको ईजिली दिख पा रहा होगा कि आपका ये जो आई है, आई बॉल का जो डायग्राम है, एंटीरियर सरफेस पे इसका कॉर्निया है, उसके बाद आइरिस होता है, आइरिस के जस्ट पीछे आपका क्रिस्टलाइन लेंस होता है सिचुएटेड। और लेंस की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो इसका जो आउटर सरफेस है लेंस का जिसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, और आप देख पा रहे होंगे दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस नोन एज न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्लाइड। तो लेंस कैप्सूल कैसे बनता है, क्या होता है। द लेंस कैप्सूल इज थिन ट्रांसपेरेंट कोलेजन मेम्ब्रेन, कोलेजन मेम्ब्रेन का बना होता है, सराउंडेड लेंस कंप्लीटली। तो जो आपका लेंस है इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, तो लेंस का जो कैप्सूल है आपके लेंस की फाइबर को क्या कर रहा है, टाइटली पैक करके रख रहा है। इलास्टिक इन नेचर बट कंटेन्स नो इलास्टिक फाइबर्स। तो इसमें कोई भी इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टिल वो हमारे लेंस को क्या करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। एंटीरियरली सिक्रेटेड बाय द लेंस एपिथेलियम एंड पोस्टीरियरली बाय द बेसल सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड। एंटीरियर लेंस एपिथेलियम। अभी हमने जाना कि हमारा लेंस कैप्सूल कैसे बनता है, अब हम जानेंगे एंटीरियर लेंस एपिथेलियम कैसे डेवलप होता है। सिंगल लेयर आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, ये दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ लेंस एपिथेलियम। इसकी जो सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली ऑन द एंटीरियर सरफेस। आप देख पा रहे होंगे इसका जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे ही सिर्फ और सिर्फ लेंस एपिथेलियम प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस पे लेंस एपिथेलियम नहीं होता है। इसेंशियल फॉर लेंस मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि न्यूट्रिशन हमारे लेंस को चाहिए, तो आपका वो जो लेंस एपिथेलियम लेयर है वो हमारे लेंस को मेटाबॉलिक एक्टिविटी और न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस न्यू लेंस फाइबर। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है, डेवलप करता रहता है। तो डेवलप करने के लिए न्यू लेंस फाइबर्स जनरेट होने चाहिए। तो हमारा जो लेंस एपिथेलियम है कंटिन्यूसली लेंस फाइबर को डेवलप करता रहता है।
नेक्स्ट है हमारा लेंस फाइबर, ड्राइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स, इलोंगेटेड, हेक्सागोनल एंड टाइटली पैक्ड। अभी हमने बात की लेंस एपिथेलियम की, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा जो कॉर्टेक्स है, वो किससे मिलके बना है, तो लेंस फाइबर से मिलके बना है, जो कि कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, हेक्सागोनल होता है एंड टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंस ट्रांसपेरेंसी बिकॉज ऑफ देयर tightly packed and arrangement. This is maintain the transparency of the crystalline lens. Arranged in a concentric layers, no nucleus or organelles in the मैच्योर फाइबर। जैसे कि यहाँ पे डेवलप होते हैं लेंस फाइबर, जैसे कि वो ओल्डर होते चले जाते हैं तो उनका जो न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे लेंस फाइबर्स, उनका जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी और मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ विच कंप्राइजेज द यंगेस्ट लेंस फाइबर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द लेंस, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस। तो कॉर्टेक्स जो होता है यहाँ पे क्या कंटेन करता है, यंगेस्ट लेंस फाइबर को कंटेन करके रखता है। एंड अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट कंटेनिंग द ओल्डेस्ट फाइबर। जैसे जैसे यहाँ पे यंगेस्ट फाइबर बनते हैं, डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होते चले जाते हैं, आपके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होते चले जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जोन्स विच आर लेड डाउन सक्सेसिवली एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। तो यहाँ पे आपके न्यूक्लियस के 4 जोन्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि पहला है एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, इसमें आप देख पा रहे होंगे दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जिसको हम एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द फीटल न्यूक्लियस, देन दिस इज द इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, एंड अगर हम उसकी बात करें आगे तो दिस इज द एडल्ट न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस का शेप और साइज बड़ा होता चला जाता है, उसका जोन चेंज होता चला जाता है। उसी के बेसिस पे हमारे न्यूक्लियस को 4 जोन में डिवाइड किया गया है, एम्ब्रियोनिक, न्यूक्लियर, फीटल, इन्फेंटाइल एंड एडल्ट। नेक्स्ट स्लाइड। लेंस की ट्रांसपेरेंसी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारी लेंस की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन अगर नहीं है तो हमारा लेंस ओपेक हो जाएगा और हमारी जो इनकमिंग रेज ऑफ लाइट हैं वो हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसीलिए लेंस के फाइबर्स जो हैं, अरेंजमेंट उनका प्रॉपर होना चाहिए। और लेंस की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कैसे होती है, द लेंस ट्रांसपेरेंसी इज़ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ इट्स फाइबर्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे अगर लेंस के जो फाइबर्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ओपेसिफिकेशन होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड देयर बायोकेमिस्ट्री ऑफ द लेंस सेल एंड फाइबर्स। लेंस की ट्रांसपेरेंसी अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करती है, प्लस उसके मेटाबॉलिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। एक कैटरेक्टस लेंस इज व्हेन द लेंस बिकम ओपेक। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि कैटरेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लेंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन पढ़ी है, द कैटरेक्टस लेंस इज व्हेन द लेंस बिकम ओपेक। अगर हमारा यही क्रिस्टलाइन लेंस जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो अगर उसमें कोई भी ओपेसिफिकेशन आ जाती है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं कैटरेक्ट। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, हमारा जो ये आईबॉल है, आईबॉल में आपको आइरिस दिख रही है, आइरिस के जस्ट सेंटर में ये जो पिपल है, पिपलरी एरिया में आपको वाइट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज द कैटरेक्टस लेंस। अगर ये कैटरेक्टस लेंस नहीं होता तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती और ये ब्लैक कलर का दिखता। नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन ऑफ द लेंस, हमारा लेंस क्या फंक्शन प्ले करता है, रिफ्रैक्ट द लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना। जैसे कि हम डिस्टेंस में देखते हैं, हम नियर में देखते हैं, हमारी जो डाइवर्जिंग रेज आ रही होती हैं, इन्फिनिटी रेज आ रही होती हैं आई के अंदर, उनको क्या करता है, वो अकोमोडेट करता है और क्या कराता है, रेटिना पे फोकस कराता है, ताकि हमको जो इमेज मिलती है वो क्लियर मिल सके। प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट फॉर नियर एंड डिस्टेंस विजन। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमें नियर में भी क्लियर दिखता है, डिस्टेंस में भी क्लियर दिखता है, बट वो दिखता किस वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस। एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, जो भी हम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आते हैं सन से, तो उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारी रेटिना तक वो हार्मफुल रेज ना पहुंच पाए और हमको कंफर्टेबल विजन मिल सके। नेक्स्ट स्लाइड।
व्हाट इज़ कैटरेक्ट। अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट के बारे में। अभी तक हमने जाना कि लेंस हमारा कैसे डेवलप होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, और अगर कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है तो क्या प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करेंगे कैटरेक्ट के बारे में। तो ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस लीडिंग टू डिक्रीज्ड विजन। ऑब्वियसली अगर आपकी आई में कोई भी लेंस है वो ट्रांसपेरेंट है, तभी आपकी लाइट रेज रेटिना तक पहुंच पाती है। अगर आपका जो मीडियम है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोल रहे हैं, अगर उसमें ओपेसिफिकेशन हो जाएगा तो लाइट रेज आपकी रेटिना तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो विजन है वो डिक्रीज होने लगेगा। कॉजेज इंक्लूड्स एजिंग, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, रेडिएशन एक्सपोजर एंड कंजेनाइटल फैक्टर्स। और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि आपके जो क्रिस्टलाइन लेंस में ओपेसिफिकेशन हो रहा है वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है। तो रीज़न आपका एजिंग हो सकता है। एज रिलेटेड कैटरेक्ट बहुत कॉमन होता है। एज के साथ साथ क्या होता है, आपका लेंस ओपेसिफिकेशन में डेवलप होता है। ट्रॉमा की वजह से भी आपके लेंस फाइबर जो हैं ओपेक होने लगते हैं, उनका अरेंजमेंट अनस्टेबल हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे लेंस के अंदर भी होती है। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो लेंस में ओपेसिफिकेशन डेवलप होगा और विजन डिक्रीज हो जाएगा। रेडिएशन की वजह से भी आपकी आई में कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। कंजेनाइटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को मोतियाबिंद है यानी कि कैटरेक्ट है तो उसकी आई में ब्लर्ड विजन मीन्स टू से ब्लरिंग होगी, धुंधलापन दिखेगा, ग्लेयर होगा, डिफ़िकल्टी टू सीइंग एट नाइट, फेडिंग ऑफ कलर्स। सिंपल सी बात है, लाइट आपकी रेटिना तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी आई में डिमिनिशन ऑफ विजन होगा और आपको ग्लेयरिंग हो सकता है आपको कलर डिफ्रेंशिएशन भी प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल आई है और ये जो हमारा लेंस है वो अभी एकदम क्लियर है, जिसमें जो लाइट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से वो आपकी रेटिना पे प्रॉपरली फोकस हो पा रही है। लेकिन इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपका जो लेंस है वो कैसा हो चुका है, क्लाउडेड हो चुका है, ओपेसिफिकेशन इसमें स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, स्कैटर हो जा रही हैं। ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से आपकी जो इमेज है वो क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी रेटिना पे, और जिसकी वजह से पेशेंट को या किसी भी पर्सन को क्या होगा, विजन में प्रॉब्लम आएगी या फिर डिक्रीज विजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो कैटरेक्ट का कुछ डायग्राम अगर आप देखें, इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो एक पर्सन की आई है वो नॉर्मल है, इसमें कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, तो दोनों में कलर का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स है कि कितनी परसेंटेज चांसेस होते हैं कि एज के साथ साथ जैसे डेवलप होता है कैटरेक्ट का, तो कितनी एज के साथ वो डेवलपमेंट कितना सीवियरिटी में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ लेंस ओपेसिटी इन द नॉर्मल पॉपुलेशन विद एजिंग। तो यहाँ पे एज ग्रुप हमने कुछ लिए हैं, लेंस की ओपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंग डिफाइन की है। तो एज जो है हमारी 50 से 60 साल के बीच में जो एज होती है उसमें 65% चांसेस होते हैं कि एक पर्सन की आई में कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। 60 to 70 एज के ग्रुप में 83% चांसेस होते हैं कि ओपेसिफिकेशन डेवलप होगा। 70 से 80 साल की उम्र में 91% चांसेस होते हैं कि उसकी जो लेंस फाइबर हैं ओपेसिफिकेशन कॉज करेंगे, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। मोर देन 80 ईयर्स, जिनकी भी उम्र 80 साल से ऊपर हो जाती है, उनमें 100% आपको ओपेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि उनकी आई में ओपेसिफिकेशन या फिर लेंस में ओपेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, ओपेसिफिकेशन क्यों होता है, इसके कंजेनाइटल कॉजेज़ भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, फैमिलियल। फैमिलियल का मतलब हेरिडिटरी, जो आपका कंजेनाइटल कैटरेक्ट है बाय बर्थ किसी की बच्चे की पर्सन की आई में देखने को मिल सकता है, उसको हम फैमिलियल या फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड इज इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, किसी भी मदर को अगर यूटीआई है, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी आई में कंजेनाइटल डेवलपमेंट हो सकता है कैटरेक्ट का। थर्ड इज़ मैटरनल ड्रग इंजेक्शन, जैसे कि कुछ मदर्स होती हैं प्रेगनेंसी में क्या करती हैं, मेडिकेशन लेती हैं, तो मेडिकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बच्चे की आई में क्या हो सकता है, कैटरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं। सेकेंड इज़ एज। तो एज इज़ द मेन फैक्टर, एज इज़ द मेन कॉज ऑफ डेवलपिंग द कैटरेक्ट, जो कि एल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है।
थर्ड इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हमारी बॉडी में अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी आई के ऑर्गन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जैसे कि हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। अगर कोई भी पर्सन को सिस्टमिक डिजीज़ है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से कोई डिजीज़ हो गई है तो उस पर्सन में आपको कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ अगर किसी को हुआ है तो उसकी आई में जो ओपेसिफिकेशन है वो आपको नॉर्मली देखने को मिल सकता है। हाइपर कैल्शियमिया की वजह से भी हो सकता है। विल्सन्स डिजीज़ या फिर गैलेक्टोसीमिया, इनकी वजह से भी आपको कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि हमारा जो कैटरेक्ट है वो किसी पर्सन की आई में हो गया है तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रेजेंटेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें कैटरेक्ट की तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सब कैप्सुलर। जैसे कि अभी मैंने एनाटॉमी बताई थी लेंस की, तो एनाटॉमी में कैप्सूल भी था, तो कैप्सूल के अकॉर्डिंग, उसके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, उसके कॉर्टेक्स के अकॉर्डिंग तो हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैटरेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट का। तो उसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैप्सूल, जो आपका कैप्सूल है एंटीरियर भी प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट है। तो अगर एंटीरियर सरफेस पे किसी भी लेंस के ओपेसिफिकेशन हो रहा है तो एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं। पोस्टीरियर अगर लेंस के पीछे हो रहा है, कैप्सूल के पीछे, दैट इज पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। सेकेंड इज न्यूक्लियर कैटरेक्ट। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व द न्यूक्लियस ऑफ लेंस येलो टू ब्राउन कलरेशन। बेसिकली क्या होता है, जब न्यूक्लियस में कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप होता है तो उसको हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलते हैं। कॉर्टिकल कैटरेक्ट क्या है, वेज शेप्ड ऑफ और रेडियल स्पोक्स लाइक ओपेसिटीज। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस का कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, अगर वहाँ पे कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप हो जाता है तो हम उसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। फोर्थ इज पोलर कैटरेक्ट। पोलर कैटरेक्ट क्या है, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसके जो पोल्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप होता है तो हम उसको पोलर कैटरेक्ट बोलते हैं। सेंट्रल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस में मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट, जो कि अभी मैंने बताया, उसको मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है और ये आप देख रहे हैं ये आपका कैप्सूल है, ठीक है। तो अगर कैप्सूल में कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, बिकॉज दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। तो यहाँ पे कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप हुआ दैट इज नोन एज एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। और अगर उसकी जस्ट पीछे कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एंटीरियर सब कैप्सुलर। दिस इज द कैप्सुलर एंड दिस इज द सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। और अगर उसके कॉर्टेक्स में कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रहा है दैट इज कॉर्टिकल कैटरेक्ट। और उसके न्यूक्लियस में कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रहा है दैट इज न्यूक्लियर कैटरेक्ट। और अगर हम बात करें पोस्टीरियर सरफेस की, अगर पोस्टीरियर सरफेस के कैप्सूल पे कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप होता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। और पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट के जस्ट पीछे यहाँ पे अगर कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप होता है तो हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है। दिस इज द कोरोनरी पेरिफेरल। आपका जो लेंस की पेरिफेरी है, यहाँ पे अगर कोई भी ओपेसिफिकेशन डेवलप होता है तो उसको हम कोरोनरी कैटरेक्ट भी बोलते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स। अगर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, ओपेसिफिकेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो दिस इज द एंटीरियर कॉर्टिकल कैटरेक्ट। अगर यहाँ पे हो रहा होता दैट इज पोस्टीरियर कॉर्टिकल कैटरेक्ट। और ये आपका न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, दिस इज द लैमेलर कैटरेक्ट। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश की है इस डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट आई में जो हमारे टाइप्स हैं कैटरेक्ट के, उसको हम यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपकी नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई में क्या हो रहा है कि आपकी जितनी भी रेज आ रही हैं वो रेटिना पे नॉर्मली फोकस हो जा रही हैं। बट इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो रेज हैं ओपेक लेंस के थ्रू अंदर आ रही हैं।
तो ओपेसिटी अभी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ रेज बाहर जा रही है, कुछ रेज अंदर आ पा रही हैं। तो अंदर क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, क्योंकि मीडिया क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इमेज आपको जो मिलेगी वो क्लियर नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक नॉर्मल लेंस है जो कि इस तरीके से दिखता है, एकदम क्लियर होता है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दिखता। लेकिन अगर कोई भी लेंस में ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रहा है तो वो इमेच्योर हो सकता है। अगर इमेच्योर डेवलपमेंट है तो आपका लेंस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर वहीं कैटरेक्ट आपका पूरा मैच्योर हो चुका है तो आपका लेंस पूरा वाइट दिख जाएगा। और वो कंडीशन अगर आगे स्टेज में पहुंचती है, जिसको हम हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका लेंस का जो न्यूक्लियस है वो सेटल डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द कॉर्टिकल, ये आपके लेंस के कॉर्टेक्स में जो ओपेसिफिकेशन डेवलप हुआ है स्पाइक्स की तरह, इसको हम कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अगर ये आपका न्यूक्लियस में हो रहा है दैट इज न्यूक्लियर, और ये आपका पोस्टीरियर सब कैप्सुलर है, दिस इज मॉर्गेनियन। एंड ये आईओएल है जो कि हम इम्प्लांट करते हैं किसी भी पर्सन की आई में जब कैटरेक्ट को हम रिमूव करते हैं। ये हमारी हेल्दी आई है और ये आप देख पा रहे हैं ओपेसिफिकेशन सेंटर में, दिस इज द आई विद कैटरेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने बात की थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ मैच्योरिटी कि किसी भी पर्सन की आई में अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, कितने स्टेज में डेवलप हो रहा है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो बेस्ड ऑन देयर डिग्री, फर्स्ट इज मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट इज वन इन विच द लेंस इज कम्प्लीटली ओपेक। तो जो आपका लेंस का जितना भी फाइबर है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो कॉर्टिकल हो, चाहे वो कैप्सूल हो, अगर पूरा ओपेक है दैट इज मैच्योर कैटरेक्ट। इमेच्योर में क्या आता है? आपका जो कैटरेक्ट है वो इनकम्प्लीट है, मीन्स टू से ओपेसिटी पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, दैट इज इमेच्योर कैटरेक्ट। नेक्स्ट इज हाइपर मैच्योर। हाइपर मैच्योर का मतलब क्या है? जो कैटरेक्ट है वो श्रंकन हो गया है, द कैटरेक्ट इज श्रंकन एंड रिंकल्ड एंटीरियर कैप्सूल ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर आउट ऑफ द लेंस। जो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसका जो लेंस होता है वो सेटल डाउन होने लगता है और ओपेसिफिकेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, रिंकल जो उसका कैप्सूल है वो सिकुड़ने लगता है। मॉर्गेनियन कैटरेक्ट किसको बोलते हैं? द कैटरेक्ट इज हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट इन विच liquefaction of the cortex has allowed the nucleus to shrink inferiorly। उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो अपने एरिया को छोड़ के नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और बाकी का जितना भी है फाइबर है वो लिक्विफाइड हो जाता है, उसको हम मॉर्गेनियन कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ द कैटरेक्ट, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट स्लाइड। इमेच्योर कैटरेक्ट के फीचर्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन की आई में अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, मोतियाबिंद डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, उसके फीचर्स क्या होंगे? ओपेसिफिकेशन बिकम्स मोर डिफ्यूज एंड इरेगुलर, iris shadow still visible, lens is not completely opaque, wedge shaped opacities and periphery of the lens progress gradually। ऐसा नहीं है किसी भी आई में अगर ओपेसिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो विद इन अ मंथ वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डिपेंड करता है कि उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी आई में कैसी है। हो सकता है कि वो स्लो प्रोग्रेस करे, अगर किसी का मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो उसमें डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है, बट क्या होता है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है जो कैटरेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। iris shadow in immature cataract। iris shadow when there is any clear cortex between the iris and the opacity, grayish white in immature senile cataract। बेसिकली क्या होता है iris shadow? एक iris होती है, जो iris जो स्ट्रक्चर है हमारे लेंस के आगे होता है वो उसका शेडो दिखता है immature cataract में। the shadow of the iris which falls upon the opacities as light is cast upon eye in visible through the clear cortex, this is called the iris shadow and is a common sign in immature senile cataract। क्योंकि immature senile cataract में शेडो आपको देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आपका कैटरेक्ट डेवलपमेंट होता चला जाता है, वो मैच्योर स्टेज में पहुंचता है तो आइरिस की शेडो बनना बंद हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड।
न्यूक्लियर कैटरेक्ट अफेक्ट द सेंट्रल न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली हमारे अगर न्यूक्लियस में कोई भी ओपेसिफिकेशन हो रहा है तो वो हमारे सेंट्रल न्यूक्लियस को अफेक्ट करेगा, एसोसिएटेड विद एजिंग। कॉर्टिकल कैटरेक्ट अफेक्ट द आउटर कॉर्टेक्स, अपीयर्स एज वाइट स्पोक्स लाइक ओपेसिटीज़। जैसे कि मैंने आपको पिछले पिक्चर्स में दिखाया था कि जो कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, स्पाइक्स बनते हैं, ठीक है। तो उसमें आउटर कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है हमारा जो कैटरेक्ट है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट अफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस, बिकॉज पोस्टीरियर टर्म लगा है यहाँ पे, तो हमारा लेंस का जो पीछे वाला हिस्सा है कैप्सूल का उसमें ओपेसिफिकेशन हो रहा है ड्यू टू स्टेरॉइड यूज़ और डायबिटीज़। स्टेरॉइड का अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं मेडिकेशन में, या फिर हम किसी भी पर्सन को अगर डायबिटीज़ है तो उसमें आपको ये देखने को आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। इमेच्योर कैटरेक्ट के फीचर्स क्या होते हैं? ओपेसिफिकेशन बिकम्स मोर डिफ्यूज एंड इरेगुलर, आइरिस शैडो स्टिल विजिबल बिकॉज इमेच्योर है। लेंस इज नॉट कम्प्लीटली ओपेक, क्योंकि इमेच्योरिटी है तो लेंस आपका पूरा ओपेक नहीं दिखेगा, आइरिस शैडो भी दिखेगी, ओपेसिफिकेशन भी आपको दिखेगा बट स्टिल पूरा नहीं दिखेगा। विद सेप ओपेसिटीज एट पेरिफेरी ऑफ द लेंस, प्रोग्रेस ग्रेजुअली, स्लोली प्रोग्रेस करता जाएगा जैसे भी आपका इमेच्योर है, फिर नेक्स्ट स्टेज में आपका वो क्या होगा, मैच्योरिटी में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट which is characterized by shrinking of the lens capsule due to liquefied lens cortex and Morganian cataract, shrinking of the lens nucleus inferiorly within the capsule। तो जो आपका कैप्सूल होता है उसके अंदर लेंस फाइबर होते हैं जो कि टाइटली पैक होते हैं नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस में, लेकिन जब ओपेसिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वो इमेच्योर देन मैच्योर देन हाइपर मैच्योर की कंडीशन में आता है। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अपने आप को सेपरेट कर लेता है ओपेक होके, और वो क्या करता है, श्रंक डाउन हो जाता है विद इन द न्यूक्लियस, मीन्स टू से कैप्सूल के अंदर ही वो सेटल डाउन हो जाता है, बाकी का जो मैटर है वो लिक्विफाइड होके उसी में भरा रहता है, कैप्सूल के अंदर ही फिल रहता है। दिस कैन कॉज इन्फ्लामेशन, आई पेन एंड हेडेक इफ कॉम्प्लिकेटेड बाय ग्लोकोमा। अगर किसी पर्सन को ग्लोकोमा है तो ये क्या कर सकता है, इन्फ्लामेशन भी कॉज कर सकता है, आई पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, बिकॉज हाइपर मैच्योर है, लेंस पूरा भरा हुआ है और सेटल डाउन हो चुका है उसका न्यूक्लियस, ओपेक है, तो वो आपको ऑब्वियसली आई में प्रॉब्लम कॉज करेगा। ए हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट रेयर एंड नीड्स रिमूवल। क्योंकि हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट तक कंडीशन नहीं आती है, पेशेंट क्या करते हैं, डेली चेकअप कराते हैं, अपना रूटीन चेकअप होने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उनको रिकमेंड करते हैं सर्जरीज़ के लिए। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट अगर किसी को हो जाता है तो वो रेयरली देखने को मिलता है और उसका जितना जल्दी हो सकता है उसका रिमूवल डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इमेच्योर कैटरेक्ट क्या होता है, व्हाट इज आइरिस शैडो? This is the blank crescent due to the presence of clear interval between the iris and the lens opacity। मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि हमारी जो लेंस होता है जो उसकी इमेच्योरिटी होती है लेंस के ओपेसिफिकेशन की, जिसकी वजह से आपका आइरिस का एक शेडो होता है जो हमें देखने को मिलता है। इस डायग्राम में आपको दिख पा रहा होगा, दिस इज द आइरिस शेडो जो कि लेंस पे आ रहा है, क्योंकि अभी ये पूरा ओपेक नहीं है। जैसे जैसे वो लेंस आपका ओपेक होता चला जाएगा आइरिस शैडो दिखना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। मैच्योर कैटरेक्ट। इस पिक्चर में आप कंप्लीटली देख पा रहे होंगे कि आपका जो लेंस है, दिस इज द आइरिस, दिस इज द आइरिस, और ये आपका पिपल है, पिपल के पीछे लेंस जस्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मल आई में, लेकिन इसमें क्या है वो पूरा वाइटिश दिख रहा है आपको, बिकॉज ये आपका पूरा जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस है वो पूरा मैच्योर हो चुका है, ओपेसिफिकेशन इसके पूरे लेंस में डेवलपमेंट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैच्योर एंड इमेच्योर कैटरेक्ट। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे हैं इमेच्योर कैटरेक्ट के, यहाँ पे मैच्योर कैटरेक्ट है। पहला पॉइंट है विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस्ड टू काउंटिंग फिंगर्स। तो इमेच्योर कैटरेक्ट में अगर हम किसी का विजन लेते हैं तो हो सकता है उसका विजन ज़्यादा डाउन हो, फिंगर काउंटिंग्स तक हम काउंट कर सकते हैं। और मैच्योर कैटरेक्ट में विजुअल एक्यूटी इज रिड्यूस्ड टू हैंड मूवमेंट टू परसेप्शन ऑफ लाइट। फिंगर काउंटिंग्स आप इमेच्योर कैटरेक्ट में देख सकते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है कैटरेक्ट तो पेशेंट आपके फिंगर को काउंट नहीं कर पाता, उसको हम लाइट से क्या कर सकते हैं, परसेप्ट कर सकते हैं, या फिर हैंड मूवमेंट ही पेशेंट बता सकता है।
लेंस इज पार्शियली ओपेक क्योंकि इमेच्योर है, लेंस इज टोटली ओपेक बिकॉज दिस इज मैच्योर। आइरिस शैडो इज प्रेजेंट, नो आइरिस शैडो इज प्रेजेंट। मैच्योर में आइरिस शैडो नहीं बनती है क्योंकि ओपेसिफिकेशन पूरा हो जाता है। फंडस में भी विजिबल बिकॉज इमेच्योरिटी है, हम क्या कर सकते हैं, डायलेट करके आई को, रेटिना को, फंडस को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका मैच्योर हो जाता है कैटरेक्ट तो हम उसमें फंडस को नहीं देख सकते, रेटिना को हम नहीं देख सकते क्योंकि जो मीडियम है हमारा वो ओपेक हो चुका है, तो हम पीछे नहीं देख पाएंगे आई के। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये क्लाउडी अपीयरेंस आपको दिख रहा है प्रॉपर, जैसे कि जो आपका इमेच्योर कैटरेक्ट है वो हल्का सा क्लाउडी होता है, जैसे जैसे मैच्योरेशन बढ़ता है वो क्लाउडमेंट बढ़ता चला जाता है। हाइपर मैच्योर में आप इसमें देख पा रहे होंगे पीछे का कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज द हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। मॉर्गेनियन कैटरेक्ट क्या होता है? कंप्लीट कॉर्टेक्स इज लिक्विफाइड एंड अपीयर्स मिल्की वाइट इन कलर। जैसे कि अभी आपने पिक्चर में देखा, वो क्या था, आपका पूरा जो न्यूक्लियस था, जो पूरा लेंस था वो एकदम मिल्की वाइट अपीयरेंस दे रहा था, ठीक है। न्यूक्लियस सेटल एट द बॉटम, जो उसका न्यूक्लियस होता है क्रिस्टलाइन लेंस का वो कैसे हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है उसका नीचे की तरफ, वो चला आता है क्योंकि लिक्विफिकेशन हो गया है। कैल्शियम डिपॉजिट में ऑल्सो बी सीन ऑन द लेंस कैप्सूल। जो लेंस का कैप्सूल होता है उसके ऊपर कैल्शियम का हल्का हल्का डिपोजिशन भी आपको देखने को मिल सकता है हाइपर मैच्योर या फिर मॉर्गेनियन कैटरेक्ट में। नेक्स्ट स्लाइड। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है कैटरेक्ट की? नेक्स्ट स्लाइड। द लेंस इज मेड मोस्टली ऑफ वाटर एंड प्रोटीन फाइबर्स। ऑब्वियसली जैसे कि अभी मैंने लेंस की डेवलपमेंट में बताया था कि हमारा जो लेंस होता है वाटर और प्रोटीन फाइबर से मिलके बनता है लेंस फाइबर। ओपेसिटीज अकर व्हेन द लेंस प्रोटीन क्रिस्टलिन क्लम्प टुगेदर। ओपेसिटी कब डेवलप होती है? जो लेंस फाइबर होते हैं या फिर जो प्रोटीन होती है उसकी क्रिस्टलिन के नाम से जानते हैं, आपस में इकट्ठी होने लगती है जिसकी वजह से ओपेसिफिकेशन डेवलप होता है। एबिलिटी ऑफ लेंस टू रिफ्लेक्ट लाइट रिड्यूस विच कॉजेज रिड्यूस विजुअल एक्यूटी। ऑब्वियसली अगर क्या है आपकी लाइट रेज नहीं जा पा रही है आई के अंदर तो आपका विजन डेवलप, जो क्लियरिटी होती है वो नहीं दिख पाएगी आपको। जो क्लियर इमेज मिलती है नॉर्मल पर्सन को वो एक कैटरेक्टस पेशेंट को नहीं देखने को मिलेगी। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द लेंस कॉजेज इट टू बी थिकन एंड हार्डन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल आई एंड दिस इज द कैटरेक्टस आई। नेक्स्ट स्लाइड। It is not fully understood. There are three metabolic pathways that convert glucose into ATP and other relevant metabolic molecules. These are glycolysis, these are the first factor, second is pentose phosphate shunt and the third is polyol route. These are the metabolic factors pathway that can cause the cataract in a normal person. Next. क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन की आई में कैटरेक्ट है तो उसको क्या क्या कंप्लेन आएंगी, वो क्या हिस्ट्री आप देख सकते हैं। डिक्रीज्ड विजुअल एक्यूटी, ये आपका पहला डायग्नोसिस होगा, उसकी पर्सन की विजुअल एक्यूटी डाउन होगी। दिस इज द कॉमनेस्ट कंप्लेन। प्रोग्रेसिव एंड पेनलेस, क्योंकि पेन नहीं होता है कैटरेक्ट में, पेनलेस होता है और धीरे धीरे विजुअल एक्यूटी डाउन होती चली जाती है। वर्स इन ब्राइट लाइट, there may be complaint of glare and monocular diplopia if the cataract split the visual axis. A myopic shift in eye in the refraction with progression of cataract may be noted because पेशेंट की आई में कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, ओपेसिफिकेशन डेवलप हो रहा है, तो उसको पास का तो नहीं दिखेगा प्लस दूर में भी दिखने में प्रॉब्लम होगी और जो पर्सन है वो मायोपिक होता चला जाएगा। Some complaint of a white reflex in the pupil. Obviously अगर ओपेसिफिकेशन हो रहा है तो पिपल में white reflex देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में रिवील रिस्क फैक्टर सच एज ट्रॉमा। हो सकता है कि उस पर्सन को या उस पेशेंट को ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से ये एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो गई हो आई में। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है उसकी मदर को जिसकी वजह से हो सकता है बच्चे में कैटरेक्ट डेवलपमेंट हुआ हो। डायबिटीज़ और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, किसी को अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है बॉडी में तो कैटरेक्ट डेवलप होना बहुत पॉसिबल है।
फैमिली हिस्ट्री, कैटरेक्ट में हैव अकर्ड इन अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द हेरिडिटरी वेरिएंट्स। ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी है कि अगर किसी भी पर्सन के फैमिली में कैटरेक्ट हुआ है तो नॉर्मली उसके जीन्स में क्या होता है, कैटरेक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। प्री फाइंडिंग्स क्या है इसकी? विजुअल एक्यूटी इज इम्पेयर्ड फॉर बोथ डिस्टेंस एंड नियर एंड पेशेंट में इवन बी ब्लाइंड। दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो पेशेंट है एम्पायर हो जाता है, उसको डिस्टेंस में डिस्टर्बेंस आती है विज़न में और नियर में भी आती है, और अगर उसका टाइमली चेकअप ना हो, ट्रीटमेंट ना हो तो वो ब्लाइंड भी हो सकता है। ओपेसिटीज इन द लेंस, ocular adnexa and intraocular structures when examined may reveal lesion that may point at the cause, type and eventual visual prognosis. If RAPD positive, this indicates an optic nerve disease of extensive macular lesion. Visual prognosis guarded in such cases. Next slide. This is the normal vision एंड दिस इज़ द कैटरेक्टस विजन। ये नॉर्मल आई है, ये कैटरेक्टस आई है। इसमें रेटिना पे सारी इमेज फोकस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको एकदम क्लियर विजन मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज क्लियर नहीं बन पा रही है और पेशेंट को इतना ब्लर दिख रहा है। ब्लड विजन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्मल विजन, विजन थ्रू द अर्ली कैटरेक्ट, जिससे कि इमेच्योर कैटरेक्ट। किसी को अगर इमेच्योर कैटरेक्ट है तो उसको हल्की हल्की ब्लरिंग होने लगेगी। जैसे ही कैटरेक्ट एडवांस स्टेज में पहुंचेगा, ओपेसिटीज बढ़ती चली जाएगी और विजन पुअर होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्मल आई, नाइट का विजन है ये, और पेशेंट को ग्लेरिंग होती है क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है, तो ग्लेरिंग नॉर्मल है कि पेशेंट को फील होगी। नेक्स्ट स्लाइड। लेंस ओपेसिटी, इसमें आप देख पा रहे हैं जो नॉर्मल आई है उसमें रेड रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है, जो कि आपका डायलेशन के बाद है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाइट रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओपेसिफिकेशन है लेंस में, तो वो लाइट रेज अंदर नहीं जा पा रही हैं, वो आपके लेंस से ही टकरा के वापस आ जा रही हैं, तो वाइट रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ द कैटरेक्ट, तो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? नॉन सर्जिकल ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस फॉर माइल्ड केसेस। अगर किसी भी पर्सन में कैटरेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है तो हम उसको ग्लासेस दे सकते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करा सकते हैं इन अर्ली केसेस। यूवी प्रोटेक्शन टू स्लो प्रोग्रेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि यूवी रेज से बच के रहें। सर्जिकल प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल में हमारा ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक सर्जिकल रिमूवल के बाद ही वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो सकता है। तो सर्जिकल रिमूवल में हमारा क्या है, फिकोवल्सिफिकेशन मोस्ट कॉमन है जो कि किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव ब्रेक द लेंस ऑफ रिमूवल, तो बेसिकली जो भी ओपेसिफिकेशन है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हम लेंस से जो ओपेक पार्ट है उसको हम निकाल देते हैं। ये मेथड है जो कि किया जाता है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जिसको हम ECC के नाम से जानते हैं, लार्ज इंसिजन दिया जाता है इसमें रिमूवल के लिए, जो मोस्ट कॉमनली पहले यूज होता था। इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ICC, इंटायर लेंस रिमूव्ड, इसमें क्या करते थे, लेंस के फाइबर्स के साथ साथ उसका कैप्सूल भी रिमूव करते थे, जो कि रेयरली होता है, अभी इसको नहीं करते हैं। इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, आर्टिफिशियल लेंस प्लेस्ड पोस्ट रिमूवल, इसमें क्या होता है कि जो ओपेक लेंस होता है, ओपेक फाइबर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो कैप्सूल बच जाता है उसमें क्या करते हैं, IOL आर्टिफिशियल ऑकुलर लेंस होता है, उसको हम इम्प्लांट करते हैं, जिससे पर्सन जो है नॉर्मल देख पाता है। नेक्स्ट, समटाइम्स ए कैटरेक्ट शुड बी रिमूव्ड even if it doesn't cause major with vision, if it is a preventive the treatment of other eye problems such as age related macular degeneration, diabetic retinopathy और retinal detachment। बेसिकली हमारा कैटरेक्ट जब डेवलप हो जाता है तब हम उसको रिमूव करते हैं, बट मोस्ट केसेस में हमें उसको अर्ली रिमूवल देना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि हमारे हो सकता है कि आई के अदर स्ट्रक्चर्स में, अदर ऑर्गन पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर डेवलपमेंट हो रहा है डिजीज़ का, तो हमें उसको रिमूव करके बाकी के ट्रीटमेंट को डन करना होता है, इसीलिए हमें अर्ली रिमूवल भी देना पड़ता है कैटरेक्ट का। नेक्स्ट,
हमारा एम क्या होता है इसको ट्रीट करने का? इम्प्रूव विज़न। ऑब्वियसली पेशेंट को विज़न में इम्प्रूवमेंट मिलती है, उसको कंफर्टेबल होता है और वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटी कर सकता है। इंक्रीज मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंडेंस नहीं होगा क्योंकि अगर उसको क्लियर दिख रहा है तो वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं। रिलीफ फ्रॉम द फियर ऑफ गोइंग ब्लाइंड, तो जैसे जैसे कैटरेक्ट डेवलप होता है पर्सन को दिखना बंद हो जाता है और वो ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं, तो पेशेंट को एक फियर होता है कि हम अंधे हो जाएंगे, हमें नहीं दिख पाएगा। तो सर्जरी का एक एम ये भी है कि उस पेशेंट को फियर से निकालना कि वो ब्लाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। जैसे कि इस स्लाइड में इस टॉपिक में मैंने कैटरेक्ट और उसके टाइप्स और उसके मैनेजमेंट के बारे में बात की। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। तो ऐसे ही और भी हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल rgcsk.edu को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।